रफ़ी साहब जैसे उनको 8 या 9 साल घर में बिठाया था। जिनको आप उभारना चाहते हैं उनसे। दोस्तों, हाल ही में सुरेश वाडकर जी के एक इंटरव्यू के बाद एक बहस फिर से तेज हो गई है। कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है कि 70 के दशक में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ नाइंसाफी हुई, उन्हें कम गाने मिले। कुछ संगीतकारों ने जानबूझकर उन्हें कम मौके दिए ताकि किशोर दा आगे बढ़ सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या कहानी इतनी सीधी और एक तरफा है? क्या कभी किसी ने यह पूछा कि इससे पहले के दौर में यानी 50 और 60 के दशक में क्या किशोरदा के साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था? क्या क्लासिकल सिंगिंग के मानकों का हवाला देकर एक असाधारण रूप से प्रतिभावान और कंप्लीट प्लेबैक सिंगर को लगभग 20 सालों तक एक तरह से ब्लॉक करके रखना क्या जायज था? इस वीडियो में हम कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या सच में सिर्फ रफ़ी साहब के साथ ही अन्याय हुआ? क्या किशोरदा को उनकी बेमिसाल आवाज और जबरदस्त सिंगिंग टैलेंट के बावजूद शुरुआती दौर में नजरअंदाज नहीं किया गया? और सबसे अहम सवाल, क्या प्लेबैक सिंगिंग का मतलब सिर्फ क्लासिकल गाना ही होता है या फिर किरदार के हिसाब से आवाज ढालना ज्यादा जरूरी होता है? नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं तथ्यों के साथ, बिना किसी अंधभक्ति के। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मधुबन में राधिका नाच। दोस्तों, 50 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब प्लेबैक सिंगिंग पर क्लासिकल म्यूजिक की पकड़ को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। उस समय कई बड़े संगीतकारों का मानना था कि फिल्मी गायक वही होना चाहिए जिसकी क्लासिकल म्यूजिक पर मजबूत पकड़ हो। इसी सोच के चलते नौशाद, ओपी नैयर, मदन मोहन और सलील चौधरी जैसे दिग्गज संगीतकारों ने ज्यादातर गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से ही गवाए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्लेबैक सिंगिंग शास्त्रीय संगीत के किसी प्रोग्राम या कंसर्ट के लिए नहीं होती, बल्कि फिल्मों में किसी हीरो, हीरोइन या कैरेक्टर के लिए होती है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बज। अगर फिल्म का किरदार चुलबुला है, शरारती है, हल्का फुल्का या थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो उस पर पूरी तरह से क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग कई बार कैरेक्टर के साथ मेल नहीं खाता। अगर प्लेबैक सिंगिंग में सिर्फ क्लासिकल सुपीरियरिटी ही एकमात्र पैमाना होता तो शायद पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्मी गीतों के भी सबसे पॉपुलर गायक होते। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग शुद्ध शास्त्रीय गायन से काफी अलग होती है। इसमें कैरेक्टर के अनुरूप अपनी गायकी को ढालना और सिचुएशन के हिसाब से आपकी सिंगिंग में इमोशंस का होना बहुत मायने रखता है। और किशोरदा ने अपनी गायकी से ये बात साबित की है कि भले ही आपने क्लासिकल न सीखा हो, पर आपकी गायकी और आवाज में प्लेबैक सिंगिंग के लिए जरूरी ये क्वालिटीज मौजूद हैं और आपकी आवाज और गायकी जनता के दिलों को छूती है, तो आप सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ सकते हैं। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या ये। किशोरदा एक नेचुरल आर्टिस्ट थे। उनकी आवाज में मासूमियत थी, मस्ती थी, भावनाएं थी और एक्टिंग का अनुभव भी था। लेकिन 50 और 60 के दशक में कई संगीतकारों ने उन्हें गंभीर प्लेबैक सिंगर की तरह स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि किशोरदा को 50 और 60 के दशक के टॉप संगीतकारों जैसे नौशाद, ओपी नैयर, सलील चौधरी और मदन मोहन जैसे गीतकारों की फिल्मों में या तो बिल्कुल गाने नहीं मिले या फिर नाम मात्र के मौके दिए गए। सिर्फ सचिन देव बर्मन ही एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जो किशोरदा को नियमित रूप से गवाते थे, और उनके संगीत में गाए किशोरदा के उस दौर के गीत भी लाजवाब हैं। क्या ख्याल है आपका, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। पर इसके बावजूद मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने किशोरदा को
एक गायक के रूप में मौके नहीं दिए। तो क्या सिर्फ क्लासिकल के नाम पर किशोरदा जैसे असाधारण गायक को 20 सालों तक गीत न गवाना और एक तरह से पूरी तरह ब्लॉक करके रखना क्या अनफेयर नहीं था? क्या इसको लेकर कभी तथाकथित सिने इतिहास के जानकारों और एक्सपर्ट्स ने दो शब्द कहे हैं? आगे चलकर किशोरदा बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बने, जो साबित करता है कि एक पार्श्व गायक के रूप में वो हमेशा से परिपूर्ण थे। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिया नाम इस पे तेरा। किशोरदा को इस लंबे अरसे तक एक गायक के रूप में ब्लॉक करने से नुकसान सिर्फ किशोरदा का नहीं बल्कि श्रोताओं का भी हुआ। सोचिए, अगर उस दौर में किशोरदा की जादुई आवाज में और ज्यादा गाने रिकॉर्ड होते तो हिंदी फिल्म संगीत कितना विविधता से भरा और समृद्ध होता। ठीक जैसे लता मंगेशकर और आशा जी के रूप में श्रोताओं को वैरायटी मिली, ठीक उसी तरह से 50 और 60 के दशक में रफी साहब और किशोरदा के रूप में भी दर्शकों को नियमित रूप से एक से बढ़कर एक विविध आवाजों से भरे गीत मिलते। हालांकि आगे चलकर 70 के दशक में ऐसा हुआ भी, पर बहुत सीमित अरसे के लिए। चाहे दुश्मन ज़मान सलामत रहे दोस्ताना। और बहुत संभव था कि अगर मदन मोहन, ओपी नैयर, नौशाद और शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों का सानिध्य किशोरदा को नियमित रूप से मिला होता तो उनकी गायकी के कई रंग हमें देखने को मिलते। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब किशोरदा को गायन में चुनौती मिली तो वो हीरे की तरह और ज्यादा निखर कर चमके और उनके गायन का एक नया आयाम, एक नया रूप हमें देखने को मिला। सवेरे का सूरज तुम्हारे मेरे नैना सावन का। अब यहाँ एक और सच्चाई समझनी चाहिए। रफी साहब को जो अपार लोकप्रियता 50 और 60 के दशक में मिली, उसका बड़ा कारण उनके कठिन क्लासिकल बेस्ड गीत नहीं बल्कि उनके द्वारा देव आनंद, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, जॉय मुखर्जी और धर्मजी जैसे सितारों के लिए गाए गए सॉफ्ट रोमांटिक और सोलफुल गाने थे। ये गाने ज्यादातर सीधे साधे, मेलोडियस और जुबान पर चढ़ जाने वाले गीत थे, जिनमें बहुत ज्यादा क्लासिकल जटिलता नहीं थी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसल, ऐ नरगिसे मस्तान बस इतनी शिकायत, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा। क्लासिकल बेस्ड गीत बेशक रफी साहब की सिंगिंग की खासियत रहे, पर अगर गौर से देखा जाए तो हिंदी फिल्मों में अत्यधिक जटिल क्लासिकल गीतों की संख्या बहुत कम है और रफी साहब, मुकेश जी और किशोरदा के ज्यादातर सुपरहिट गीत सीधे साधे रोमांटिक गीत या सैड सॉन्ग हैं। इसीलिए वो जनमानस से जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। अगर 50 और 60 के दशक में ऐसे गाने रफी साहब या मुकेश जी गा सकते थे तो किशोरदा भी इन्हें उतनी ही खूबसूरती से गा सकते थे, लेकिन उन्हें मौके ही नहीं दिए गए क्योंकि उस दौर में कई संगीतकारों की सोच क्लासिकल डोमिनेंस तक सीमित थी। आगे चलकर सलीलदा जैसे कुछ संगीतकारों ने इस बात को माना कि किशोरदा की गायन प्रतिभा को उन्होंने बहुत देर से पहचाना। फ्रेंड्स, अगर गौर से देखा जाए तो रफी साहब और मन्ना दा को छोड़कर हिंदी सिनेमा का कोई भी बड़ा और पॉपुलर प्लेबैक सिंगर जटिल क्लासिकल बेस्ड सिंगिंग के लिए नहीं जाना जाता, जिससे साबित होता है कि प्लेबैक सिंगिंग में फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग बेशक मदद करती है, पर यह प्लेबैक सिंगिंग का एकमात्र पैमाना हरगिज नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी महान गायक की उपलब्धियों को कम आंकना नहीं है। रफी साहब भी एक लेजेंड थे और किशोरदा भी, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह कुछ लोगों को लगता है कि 70 के दशक में रफी साहब के साथ परिस्थितियों ने न्याय नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा 50 और 60 के दशक में लगभग 20 साल तक किशोरदा के साथ हालात पूरी तरह फेयर नहीं थे। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग का असली मतलब है सिचुएशन को समझना और उसी के अनुरूप अपनी गायकी को ढालकर किरदार में जान डाल देना, और इस कला में किशोरदा का कोई मुकाबला नहीं था। सिर्फ मुर्कियां लेने और सुरताल में गाने से
आप अच्छे क्लासिकल सिंगर तो बन सकते हैं, पर एक सफल प्लेबैक सिंगर होने के लिए आपकी गायकी में इस विधा के सारे गुण होने चाहिए। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आप ये मानते हैं कि असल नाइंसाफी शायद किशोरदा के साथ हुई? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो हिंदी फिल्म संगीत को दिल से प्यार करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।